नमस्कार। जीके संसार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय से एमसीक्यू डिस्कशन करने वाले हैं। यदि ये क्वेश्चंस आपके लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको और चाहिए तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चंस और मैं अपलोड, हालांकि इसके जितने भी चैप्टर्स हैं इकोनॉमिक्स के सभी का मैं एमसीक्यू क्वेश्चन डालने वाला हूँ, तो आप कमेंट करके बताएंगे तो और भी जो हमें अच्छा लगेगा। तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य जो है राष्ट्रीय आय का अध्ययन करना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न है, कौन सा निम्नलिखित समष्टि अर्थशास्त्र का एक घटक नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो व्यक्तिगत आय है वो समष्टि अर्थशास्त्र का एक घटक नहीं है। जैसे आपको ऑप्शन नंबर ए में है मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर बी में है बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी में सरकारी खर्च। ये तीनों जो है समष्टि अर्थशास्त्र का घटक है, परंतु व्यक्तिगत आय उसका घटक नहीं है। इन बातों को आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद किसका मापदंड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक विदेश की कुल उत्पादन। एक देश का जो कुल उत्पादन है उसी का मापदंड है आपका जीडीपी। तो इसको आप ज़रा ध्यान रखेंगे। वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन का, वस्तु एवं जो सेवाएं हैं इसमें से कितना कुल उत्पादन हुआ, इन सभी को जो है हम लोग जीडीपी में काउंट करते हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, मुद्रास्फीति को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वस्त्रों और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि। वस्त्रों को जगह में हम जो है वस्तु भी लिख सकते हैं, इसको भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में निरंतर वृद्धि जो होती है उसको मुद्रास्फीति से परिभाषित करेंगे। मुद्रास्फीति का जो है सामान्य अर्थ हम लोग यदि समझें तो महंगाई में लगातार वृद्धि से है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वित्तीय नीति। अगला प्रश्न है, कौन सा निम्नलिखित जीडीपी में शामिल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो घरेलू उत्पादन है वो जीडीपी में शामिल नहीं होता है। बाकी ऑप्शन नंबर ए, जो सरकार द्वारा दिया गया वेतन, यह जीडीपी में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी में किसी वस्तु का निर्यात, ये भी जीडीपी में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी में स्टॉक में वृद्धि, ये भी आपका जीडीपी में शामिल होता है, परंतु जो घरेलू उत्पादन है वह जीडीपी में शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जीडीपी को किस समय अवधि में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक वर्ष। एक वर्ष में जो है जीडीपी को मापा जाता है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी दर किसके द्वारा मापी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रम शक्ति में बेरोजगार व्यक्तियों का प्रतिशत। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि या वस्त्रों और सेवाओं की मांग में वृद्धि। वस्त्र के जगह में हम जो है वस्तु भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बैंकों द्वारा किस नीति का उपयोग किया जाता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मौद्रिक नीति। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए बैंक द्वारा मुद्रास्फीति का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल स्वैच्छिक बेरोजगारी मौजूद है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, केवल स्वैच्छिक बेरोजगारी जो है मौजूद है। अगला प्रश्न है, किसी देश की आर्थिक विकास दर किसके द्वारा मापी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर पर। तो जीडीपी का आपका वृद्धि दर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो इंक्रीजिंग रेट है उसी में से जो है किसी देश की आर्थिक विकास दर मापी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर। सरकार की कुल आय और कुल व्यय के अंतर को राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, डेफ्लेशन मुद्रास्फीति संघर्ष का अर्थ क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वस्त्रों और सेवाओं की कीमतों में निरंतर गिरावट को जो है डिफ्लेशन
या मुद्रास्फीति संघर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति का एक उपकरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्याज दरें। ब्याज दरें जो है मौद्रिक नीति का उपकरण है। बाकी इसमें जो 3 ऑप्शन है, ए में है आपका सरकारी खर्च, बी में है कर की दरें और डी में सब्सिडी। ये तीनों मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है, इसको भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी के किस प्रकार को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के कारण जो बेरोजगारी होती है उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक अर्थव्यवस्था मंदी में है तो सरकार को किस नीति का पालन करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्तारवादी मौद्रिक नीति का जो है सरकार को पालन करना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र का प्रयोग किसके अध्ययन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय का वितरण के अध्ययन के लिए जो है लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, केन्सियन अर्थशास्त्र किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरकारी हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति का एक संभावित कारण नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कार्यबल में वृद्धि। कार्यबल में वृद्धि जो मुद्रास्फीति का एक संभावित कारण नहीं। बाकी आपके जो 3 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है मांग में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है उत्पादन लागत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी है पैसे की आपूर्ति में वृद्धि। ये तीनों जो मुद्रास्फीति का एक संभावित कारण है, इसको जरा आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बैंक रेट किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है उसी को हम लोग जो है बैंक रेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिलिप्स कर्व किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच के संबंध को जो है फिलिप्स कर्व दर्शाता है। अगला प्रश्न है, किसी देश के भुगतान संतुलन में क्या शामिल नहीं होता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिगत बचत जो है किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल नहीं होता है। बाकी ये ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, वस्त्रों का निर्यात और आयात, सेवाओं का निर्यात और आयात, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो FDI है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तीनों जो है भुगतान संतुलन में शामिल होता है और व्यक्तिगत बचत शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में काले धन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरकारी भ्रष्टाचार। अगला प्रश्न है, मंदी का सामान्य लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सकल घरेलू उत्पाद में लगातार गिरावट जो है रिसेशन अर्थात मंदी का सामान्य लक्षण या कारण है। अगला प्रश्न है, मांग खींच मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वस्त्रों और सेवाओं की कुल मांग में वृद्धि या वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुद्रा का नियंत्रण और प्रबंधन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टैगफ्लेशन का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी। जब उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी होती है, मतलब बेरोजगारी सबसे ज़्यादा होती है और महंगाई सबसे ज़्यादा होती है, वैसी स्थिति को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरकारी राजस्व के मुख्य स्रोत कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर और गैर कर राजस्व। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आंसर है, इसको भी आप ज़रा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, वित्तीय घाटा किससे संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर। सरकार की कुल आय और कुल व्यय का अंतर से ही जो है वित्तीय घाटा संबंधित, इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इसको भी आप जरा ध्यान रखेंगे, अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र में खुला बाजार संचालन का क्या अर्थ है? OMP ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करना। जो सरकारी प्रतिभूति होते हैं, जैसे आपका सरकार अलग अलग समय पर जो है अपनी प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है, तो इसी को जो है खुला बाजार संचालन कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है,
सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या शामिल नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवैध आय। अवैध आय जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में शामिल नहीं होता। बाकी ऑप्शन नंबर ए विदेशों से प्राप्त आय, देश के भीतर आय, और ऑप्शन नंबर डी विदेशों में विदेशवासियों द्वारा उत्पादित वस्त्र और सेवाएं, ये सभी जो उसमें शामिल होता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के दौरान किस प्रकार के लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋणदाता। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वस्त्रों और सेवाओं की कीमतें समय के साथ स्थिर रहती हैं। तो यही जो मूल्य स्थिरता का सामान्य अर्थ है। अगला प्रश्न है, सरकार किस नीति का उपयोग बेरोजगारी को कम करने के लिए कर सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्तारवादी वित्तीय नीति। अगला प्रश्न है, जीडीपी मापन के उत्पादन विधि में क्या शामिल होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का योग। यहाँ वस्त्र आपका ऑप्शन में दे रखा है तो इसको वस्तु हम कहेंगे। वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का योग जो है जीडीपी मापन के उत्पादन में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए केंद्रीय बैंक किस प्रकार की नीति अपनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संकुचनकारी मौद्रिक नीति। अगला प्रश्न है, किसी देश का वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक किस पर आधारित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए में आर्थिक उत्पादन और विकास, ये इसमें शामिल होता है। ऑप्शन नंबर बी में व्यापार और निवेश स्वतंत्रता, ये भी इसमें शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी है मौद्रिक और वित्तीय नीति, ये भी इसमें शामिल होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में आर्थिक उत्पादन और विकास दर, व्यापार और निवेश की स्वतंत्रता, मौद्रिक और वित्तीय नीति, ये तीनों जो शामिल होता है। अगला प्रश्न है, यदि एक अर्थव्यवस्था में बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार में धन की आपूर्ति बढ़ रही है। बाजार में लिक्विडिटी का बढ़ने का अर्थ है बाजार में धन की आपूर्ति का बढ़ना। बाजार में जब धन की आपूर्ति बढ़ती है तो इसमें लिक्विडिटी बढ़ने से क्या होता है, महंगाई बढ़ने की संभावना होती है। क्योंकि जैसे बाज़ार में लोगों के पास ज़्यादा धन आ जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा खरीदारी करते हैं, और जब ज़्यादा लोग खरीदारी करते हैं तो डिमांड में वृद्धि होती है, और डिमांड में वृद्धि होने से जो महंगाई दर है वो भी उसमें बढ़ता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, ब्याज दरों में वृद्धि का किस पर प्रभाव पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बचत में वृद्धि और निवेश में कमी। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी की दर को घटाने के लिए सरकार कौन सी नीति का उपयोग कर सकती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राजकोषीय विस्तार नीति। अगला प्रश्न है, कौन सा घटक जीडीपी के मूल्यांकन में शामिल नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, काला धन। बाकी आपको उपभोक्ता खर्च, निजी खर्च, सरकारी खर्च, ये आपके जीडीपी के मूल्यांकन में शामिल होता है। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी दर किस इकाई द्वारा मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। आप बताइए, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ? आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है आप बताइए। अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है, आर्थिक स्थिरता के लिए सरकार किस नीति का पालन करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विस्तारवादी राजकोषीय नीति। अगला प्रश्न है, उपभोग और बचत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जॉन मेनार्ड कीन्स। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सीमित वित्तीय नीति। अगला प्रश्न है, बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रोजगार सृजन कार्यक्रम। जितने ज़्यादा रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जितने ज़्यादा रोजगार का क्रिएशन होगा, उतना ज़्यादा जो बेरोजगारी की समस्या घटेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक का एक प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा का प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग में वृद्धि या वस्त्रों और सेवाओं की कुल मांग में वृद्धि। अगला प्रश्न है, और ये आज का सेशन का जो अंतिम प्रश्न है, किसी देश के व्यापार संतुलन में क्या शामिल नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। निजी निवेश जो है किसी देश के व्यापार संतुलन में शामिल नहीं होता है। तो मित्रों, इकोनॉमिक्स के पहले सेशन में हम लोग 50 प्रश्न के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और इसके बाद जो आने वाले दिनों में, या मैं आज ही को या कल को जो है इसका सेकंड पार्ट जो अपलोड करने वाला हूं, जो आपके क्लास 12 के एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। धन्यवाद।